वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में 16 सितंबर 2021 के राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला बड़ा न्यूज़ है कि सरकार ने टेलीकॉम को दिया बड़ा रिचार्ज। कैबिनेट ने लगाई सुधारों पर मुहर। कंपनियों को वित्तीय राहत तो ग्राहकों को होगा फ़ायदा। ठीक है, इसमें पहला है कि एडजस्ट ग्रास्ट रेवेन्यू से लेकर स्पेक्ट्रम लाइसेंस की फ़ीस और अन्य बकाये के भुगतान पर जो है सरकार जो है कंपनियों को 4 साल की मोहलत दी है। 4 साल की मोहलत मतलब मोरेटोरियम दे दी है। 4 साल के बाद आप जो है कंपनी है सरकार को पैसा दीजिएगा, जो भी आपका फ़ीस है, लाइसेंस फ़ीस है, स्पेक्ट्रम फ़ीस है, बाकी। ठीक है, और सरकार बोली कि अगर 4 साल आपको हम पैसा नहीं ले रहे हैं तो आपको इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कीजिएगा। अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उसे मजबूत कीजिएगा। दूसरा बोला गया कि 5G स्पेक्ट्रम, जो 5G स्पेक्ट्रम नीलामी होगा उसे आप सभी को खरीदना है। उसके बाद जो कंपनी की नकदी समस्या है वो भी यहाँ पर दूर हो जाएगी। साथ में जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर में जो है ऑटोमेटिक रूट से जो है 100% जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है सरकार ने। ठीक है, साथ में बोला गया कि जो 100% ऑटोमेटिक रूट से जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा, उसमें खासकर चीन पर नज़र रखी जाएगी कि चीन की कोई कंपनी कितना निवेश कर रही है और किस कंपनी में कर रही है। ठीक है, साथ में बोला गया है कि कंपनी जो है 20 साल के स्थान पर जो है 30 साल के लिए स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। कंपनी को जो है पहले 20 साल के लिए स्पेक्ट्रम दिया जाता था, अब 30 साल के लिए उनको स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। और कंपनी चाहेंगी तो 10 साल में ही जो स्पेक्ट्रम उसे सिलेंडर कर सकती है। जो वोडाफोन और आइडिया कंपनी है, उनके द्वारा बोला गया था कि अगर सरकार जो है राहत नहीं देती है तो हम कंपनी चलाने में असमर्थ हैं, तो उससे बहुत से लोगों की रोज़गार जा सकती थी। उसके बाद ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा, तो ग्राहक को फ़ायदा होगा कि ग्राहक जो है एक ऐप के माध्यम से खुद ही अपना KYC करा सकते हैं, और सिम खरीदने के लिए कोई उनको जो आपके आज भौतिक सत्यापन कराना पड़ता है दुकान पर, भौतिक सत्यापन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि एक बार फिर संसद हमले जैसी थी साजिश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश ATS ने जो है 6 आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसमें से जो 2 आतंकी हैं उनका प्रशिक्षण आपके पाकिस्तान में हुआ था। जो 6 आतंकी हैं इनका कनेक्शन ISI से था। ISI कौन है, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि खलील हक्कामी से झगड़े के बाद जो है कांधार भाग गया मुल्ला बरादर कौन है, तो अफ़गानिस्तान के अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री है मुल्ला बरादर, जिसे बोला जा रहा था कि यह प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इसे उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद जो खलील हक्कामी है, ये आपके जो हक्कामी नेटवर्क है उसके नेता हैं। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, यहाँ कानून का राज है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के तरीक़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराज़गी। इसमें आपको याद रखना है कि रूल ऑफ लॉ किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 में है। सभी के लिए एक ही कानून होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इनके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमना है। किस नंबर के हैं, तो 48वें नंबर के हैं। ठीक है, 48वें नंबर के हैं। साथ में आपको याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके रिटायर की उम्र सीमा कितनी होती है, तो 65 होती है। और जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी जज की रिटायर की उम्र सीमा कितनी होती है, तो 62 होती है। उसके बाद आपको याद रखना जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है संविधान का संरक्षक है। संविधान का गार्जियन कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक है। इतना आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारतीयों ने खोजी डेंगू की दवा, मनुष्यों पर परीक्षण जल्द होगा। अभी वर्तमान में इसका परीक्षण जो है चूहों पर किया जा रहा है। डेंगू क्या होता है, तो डेंगू जो है रक्तस्रावी बुखार है। इसमें रक्तस्राव भी होता है, जिसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर बोला जाता है। और डेंगू में क्या होता है कि डेंगू में जो होता है इंसान का जो प्लेटलेट है वो कम होने लगता है। और डेंगू किसके काटने से फैलता है, तो एडिस जो मच्छर होती है, एडिस मच्छर होता है
उसके काटने से जो है डेंगू फैलता है। जो नया दवा खोजी गई है उसमें क्या होगा कि जो नया दवा खोजी गई है उसमें जो प्लेटलेट कम होता है वो प्लेटलेट कम नहीं होगा इस दवा को खाने से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, दुशांबे में होगी भारतीय कूटनीति की परीक्षा। दुशांबे में क्या चीज़ होगा, तो आपको याद रखना है कि संघाई सहयोग संगठन के जो है 21वें बैठक का आयोजन दुशांबे में किया जाएगा। दुशांबे किस देश में स्थित है, तो दुशांबे जो है तजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। दुशांबे जो है तजाकिस्तान में स्थित है। इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल होने के लिए जाएंगे, तो इसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होने के लिए जाएंगे, जबकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी इसे वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। साथ में आपको याद रखना है जो दुशांबे में आपके एससीओ का सम्मेलन होगा, बैठक होगा, उसमें ऑब्जर्वर देश के रूप में कौन कौन शामिल होगा इसे लिख लीजिएगा। ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहला आपके अफ़गानिस्तान है, दूसरा ईरान है, तीसरा आपके मंगोलिया है और चौथा आपके बेलारूस है। जो आपके एससीओ है, एससीओ में आपके 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर कौन कौन है, भारत है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद आपके हैं उज्बेकिस्तान। इसका मैप भी आपको हम दे देंगे, उसे आप मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। 8 कंट्री हैं। इसमें आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुआ है एससीओ में, भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान जो है एससीओ में 2017 में शामिल हुआ है, 2017 में शामिल हुआ है। साथ में आपको याद रखना है कि जो ऑब्जर्वर कंट्री हैं उन्हें जल्द ही एससीओ का मेंबर बनाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद है कि जो एससीओ का आपके 21वें बैठक का आयोजन दुशांबे में किया जा रहा है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसके अध्यक्षता जो है तजाकिस्तान, दुशांबे राजधानी कहाँ की है, तजाकिस्तान की, ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी आपकी दुशांबे है। तो जो आपके एससीओ का जो आपके 21वें बैठक होगा इसकी अध्यक्षता करेंगे तजाकिस्तान के राष्ट्रपति, जिनका नाम है इमोमाली रहमान इसकी अध्यक्षता करेंगे। इतना आप सभी को याद रखना है। और साथ में यहाँ पर बातचीत क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आतंकवाद का ही बात किया जाएगा। और साथ में जो एससीओ के स्थापना के 20 साल हो गए, एससीओ के स्थापना के 20 साल हो गए, 20 सालों में क्या आपके हासिल किया उस पर भी बातचीत किया जाएगा। जो एससीओ की स्थापना कब होती है, जो एससीओ है इसकी स्थापना 2001 में की जाती है, 15 जून 2001 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपके बीजिंग में है। इतना आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि सेना प्रमुखों के सम्मेलन में सेना में हो रहे तेज बदलाव पर होगी चर्चा। भारतीय सेना प्रमुखों के जो है 8वें सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। इसमें शामिल कौन कौन होंगे, तो इसमें शामिल होंगे थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये किस नंबर के हैं, 28वें नंबर के हैं। उसके बाद सेकंड है नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह शामिल होंगे, जो 24वें नंबर के हैं। उसके बाद वायुसेना के प्रमुख हैं RKS भदौरिया, ये भी शामिल होंगे। उसके बाद भारत के CDS कौन है, भारत के CDS आपके बिपिन रावत, ये भी आपके यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों ने किया INS राणा का दौरा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है संजीव बनर्जी। इनके द्वारा जो है युद्धपोत INS राणा का दौरा किया गया। जो INS राणा है एक विध्वंसक पोत है, याद रखिएगा। और इसे कब भारतीय सेना में शामिल किया गया था, भारतीय की नौसेना में 1982 में शामिल किया गया था, ठीक है। 1982 में शामिल किया गया था, इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे न्यूज है कि भारत ने रूस में एससीओ सैन्य अभ्यास में लिया भाग। भारत ने जो है रूस के ओरेनबर्ग में जो है बहुराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लिया। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, तो एससीओ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, संघाई सहयोग संगठन के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि कार्बन उत्सर्जन भी कम करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। मार्च 2023 तक हो जाएगा तैयार। हर साल जो है 32 करोड़ लीटर ईंधन की होगी बचत, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दिल्ली से मुंबई का सफ़र भी होगा आसान।
पहुंचने में 24 के बदले अब लगेंगे सिर्फ 12 घंटे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, गुजरात में मुख्यमंत्री के बाद सरकार का स्वरूप बदलने की तैयारी। तो जो गुजरात के नए सीएम कौन है, उनका नाम क्या है? तो भूपेंद्र पटेल नए सीएम है। और जो गुजरात है, गुजरात के राज्यपाल का नाम क्या है? तो आचार्य देवव्रत है। ठीक है, आचार्य देवव्रत है। हिमाचल प्रदेश नीचे में, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? तो जयराम ठाकुर। ठीक है, जयराम ठाकुर, इतना आप सभी को याद। नेक्स्ट न्यूज है कि देश में MUC1.2 वेरिएंट, ये कोरोना के वेरिएंट केस नहीं मिला भारत में अभी तक। जो है MU और C1.2 जो वेरिएंट है कोरोना का, उसका केस अभी तक भारत में नहीं मिला है। ठीक है। कल भारत में कितने नए मामले आए कोरोना के? तो 27,176 मामले आए हैं। भारत में अभी कुल कितने सक्रिय मामले हैं? तो 3,51,087 सक्रिय मामले हैं। और 24 घंटा में कल कितना टीका लगाया गया? तो 60.99 लाख टीका लगाया गया। भारत में कुल कितने लोगों को टीका लगाया जा चुका है? तो 75.89 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। भारत में जो सबसे ज़्यादा केस आ रहा है केरल और मिजोरम में सबसे अधिक केस आ रहे हैं। ठीक है, कोरोना के। नेक्स्ट न्यूज है अधर में अफ़गानिस्तान पेज से कि 40 लाख अफ़गानों को खाद्य सामग्री की तत्काल ज़रूरत है। तो जो हमारी विश्व समुदाय के अन्य कंट्री हैं, उन सभी को जो है साथ में आकर जो अफ़गानी हमारे भाई हैं, उन सभी को मदद करना चाहिए। ठीक है, उन सभी को जो खाद्य सामग्री है पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि तालिबान सरकार को मान्यता देने के पक्ष में उत्तरी पाकिस्तान का एक प्रांत है, उस प्रांत का नाम है पख्तूनमा प्रांत। ठीक है, याद रखिएगा, पख्तूनमा प्रांत आपको हम मैप में दे देंगे, आप पख्तूनमा प्रांत को मैप में देख लीजिएगा। उसके बाद है कि अफ़गानिस्तान में निर्माण कार्यों को लेकर तालिबान चीन के पक्ष में है। जो सबसे पहले चीन चाहता है कि जो अफ़गानिस्तान है BRO बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो है सबसे पहले आपकी शामिल हो जाए अफ़गानिस्तान। भारत का भी देखिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपना फंसा हुआ है एक तरीके से अफ़गानिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि भारत में शरण मांग रहे अफ़गानिस्तान के नागरिक। तालिबान के डर से अफ़गान महिला फुटबॉल खिलाड़ियों ने देश छोड़ दिया है। इनका जो देश छोड़ने का बहुत नाटकीय घटनाक्रम था। उसके बाद है कि गोलीबारी में ब्रदर के मारे जाने की खबरें आई थी। देखिए अभी चलता ही रहेगा, अभी इसे छोड़िए, हटाई, चलने दीजिए सबको। नेक्स्ट न्यूज है कि पाक का तालिबान को फिर खड़ा करना कट्टरपंथियों की जीत है। पाक जो है तालिबान को दोबारा खड़ा करता है। जब अमेरिका तालिबान पर हमला करता है 2001 में, सत्ता से बाहर कर देता है, तो एक तरीके से तालिबान शांत पड़ जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसे धन दौलत जो भी सारे कुछ से मदद करके दोबारा खड़ा करता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कट्टरपंथियों की एक तरीके से जीत है। और इन्होंने तो भी, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं जो तालिबान है, अब तो अफ़गानिस्तान पर कब्जा भी कर लिया, तो एक तरीके से जीत ही माना जाएगा। उसके बाद है कि अमेरिका में खालिस्तान को मजबूत करने में लगा पाकिस्तान। जो खालिस्तान है ये भारत के पंजाब है, उसको अलग करना चाहता है, जिसमें आपके पाकिस्तान का समर्थन है। देखिए पाकिस्तान से तो कुछ होता नहीं है, अपना देश में विकास तो होता नहीं है, इनके देश को सेना चलाती है, तो ये लोग खलिहर करेंगे क्या? तो चलो ठीक है, आतंकवाद फैलाते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के तीसरे सर्वकालिक गद्दावर नेता हैं। हाल ही में जो है अमेरिका के टाइम मैगजीन ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया है। जो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं तीसरे सर्वकालिक गद्दावर नेता हैं। इसके पहले जो हैं 2 व्यक्ति रह चुके हैं भारत के सबसे गद्दावर नेता। तो पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आपके हैं इंदिरा गांधी। साथ में याद रखिएगा कि जो टाइम मैगजीन जो जारी किया है 100 लोगों की प्रभावशाली व्यक्ति की सूची, उसमें पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदर पूनावाला को भी शामिल किया गया है। साथ में याद रखिएगा कि तालिबान के जो मुल्ला मोहम्मद गनी बरादर हैं, उनको भी 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है। उसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और चीन के राष्ट्रपति, और साथ में जो USA के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी शामिल किया गया है टाइम मैगजीन के 100। नेक्स्ट न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं भारत के तीसरे सर्वकालिक कद्दावर नेता हैं, मतलब कि पावरफुल नेता हैं तीसरे। पहले कौन थे? तो पहले आपके जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी और तीसरे भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में मोदी। ये किसके द्वारा रैंकिंग जारी किया गया? तो अमेरिका की टाइम मैगजीन ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं
दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल हैं। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी को भी शामिल किया गया है। और उसके बाद जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं आदर पूनावाला, इनको भी 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है। जो आपके सीरम इंस्टीट्यूट है वो क्या बना रहा है, तो कोविड शील्ड बना रहा है, ठीक है, कोविड शील्ड बना रहा है। जबकि कोवैक्सीन कौन बना रहा है, तो भारत बायोटेक बना रहा है। साथ में आपको याद रखना है कि 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में जो है तालिबान के अफ़गानिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं मुल्ला मोहम्मद गनी ब्रदर, उनको भी शामिल किया गया है। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है कि हिंद महासागर क्षेत्र में खुद को जो है सुरक्षा प्रदाता मानता है भारत। संधू, तो संधू के द्वारा बोला गया है। तो संधू कौन है, भारत के जो है यूएसए में राजदूत हैं। इनका पूरा नाम है रंजीत सिंह संधू, ठीक है, रंजीत सिंह संधू। आप लोग को कुछ कंट्री का हम नाम बता रहे हैं, आप लोग मैप में देख लीजिएगा। ये सारे कंट्री आपके हिंद महासागर में स्थित हैं। पहला आपके श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका है। उसके बाद मालदीव है। उसके बाद आपके नीचे में मॉरिशस है, मेडागास्कर है। उसके बाद मेडागास्कर के बगल में ही कोमोरोस है और सेशेल्स है, ठीक है, सेशेल्स है। इन सारे कंट्री को आप लोग मैप में एक बार ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे कंट्री आपके हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि ब्रिटेन में लीज, साइड में देखिए, ब्रिटेन में लीज ट्रस्ट बनी नई विदेश मंत्री। तो ब्रिटेन की जो नई विदेश मंत्री बन गई हैं लीज ट्रस्ट, इनका नाम है। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, बोरिस जॉनसन है। और ब्रिटेन के जो उप प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, डोमिनिक राव। डोमिनिक राव उनके उप प्रधानमंत्री का नाम है। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज बिजनेस से न्यूज है कि एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स और स्पाइस जेट के प्रमुख ने लगाई बोली। इसमें लिखा गया है कि टाटा सन्स अगर बोली जीतती है तो 67 वर्ष बाद जो है कंपनी एक बार फिर किसकी होगी, टाटा सन्स की होगी। इसका मतलब जो एयर इंडिया है कभी टाटा सन्स की रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो टाटा सन्स है, जो टाटा सन्स कंपनी है, टाटा सन्स, उसके चेयरमैन का नाम है एन चंद्रशेखर। एन चंद्रशेखर आपके नाम है, ठीक है, चंद्रशेखर। उसके बाद जो टाटा ट्रस्ट है, ये टाटा सन्स था, टाटा ट्रस्ट अगर पूछेगा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है, तो रतन टाटा लिख लीजिएगा। टाटा सन्स का बोलेगा तो एन चंद्रशेखर, अगर टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बोलेगा तो रतन टाटा। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि टाटा सन्स ने जो है एयर इंडिया की स्थापना की थी। जो टाटा सन्स है इसने एयर इंडिया की स्थापना कब की थी, तो 1932 में की थी। लेकिन सरकार जो है 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर लेती है। सरकार 1953 में जो एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर लेती है। यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि जो इसका राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि ऑटो सेक्टर के लिए जो है 25,998 करोड़ की PLI योजना मंजूर कर ली गई है। इसमें आपको याद रखना है कि जो PLI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ठीक है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है। जो आपके जिस भी ऑटो सेक्टर हैं उनको किसको लाभ दिया जाएगा, PLI का, तो लाभ दिया जाएगा हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉनिक आधारित वाहन बनाएंगे सिर्फ उन्हें PLI का लाभ मिलेगा। इस बात को याद रखना है कि जो आपकी सरकार हम बोल रहे हैं कि PLI देंगे ऑटो सेक्टर में, तो उन्हीं को मिलेगा जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाते हैं सिर्फ, ठीक है। इसका पहले आपको हम बताए भी थे कि जो टेक्सटाइल, सरकार जो है टेक्सटाइल के लिए भी इंसेंटिव दे रही है, PLI दे रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। और कितना दे रही है, तो 10,683 करोड़, 10,683 करोड़। इसे लिख लीजिएगा, पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबर से कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई, WHO के द्वारा बोला गया है। उसके बाद तमिल कैदी को मार डालने की धमकी देने वाले जो है श्रीलंकाई मंत्री का इस्तीफ़ा दे दिया गया है। उसके बाद निकोलस, कल भी न्यूज़ में था, आज भी न्यूज़ में है। निकोलस के कमज़ोर होने के बाद भी टेक्सास और लुसियाना में भारी बारिश हो रही है। तो जो आपके निकोलस है किस देश में आया है, तो USA में आया है। और टेक्सास और लुसियाना आपके USA के प्रांत हैं। उसके बाद एक बड़ा न्यूज है कि उत्तर कोरिया ने दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइल। कुछ दिन पहले, आपको 2 दिन पहले हम बताए थे कि 2 कि 3 दिन पहले कि उत्तर कोरिया जो है क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। अब किया है बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है।
उत्तर कोरिया के द्वारा। उत्तर कोरिया के शासक का नाम क्या है? तो किम जोंग उन उसका शासक का नाम है। आपको बता चुके हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि एक बार वायुमंडल से बाहर जाता है फिर दोबारा एंट्री करता है। इसका जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसे एक बार फिक्स कर दिया जाता है, दोबारा रास्ते में इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि जो आपके क्रूज मिसाइल है ये आपके जो स्थल का समानांतर चलता है और इसे रास्ते में कहीं पर भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमको हमला करना है चीन के बीजिंग पर, लेकिन लास्ट में प्लान चेंज करना है कि नहीं हमें बीजिंग पर हमला नहीं करना, हमें शंघाई पर हमला करना है, तो क्रूज मिसाइल में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो है आसानी से रडार के पकड़ में आ जाता है। उसके बाद है कि उत्तरी कोरिया के जवाब में जो है साउथ कोरिया भी मिसाइल का परीक्षण करता है। ठीक है, उत्तरी कोरिया के जवाब में जो है साउथ कोरिया भी मिसाइल का परीक्षण करता है। उससे क्या हो जाएगा, देखिए हथियार का एक तरीके से होड़ लग जाएगी। और उसके बाद जो है जापान भी कल मिसाइल का परीक्षण करेगा। तो एक तरीके से पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है ज़्यादा हथियार। आपको याद रखना जो साउथ कोरिया है उसके राष्ट्रपति का नाम मून है। ठीक है, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की कौन सी रेखा जो है अलग करती है, तो 38 डिग्री अक्षांश जो है अलग करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि चीन के आक्रामक रुख से परेशान ताइवान ने किया युद्ध अभ्यास। इसमें आपको याद रखना है कि ताइवान अभी एक स्वतंत्र देश है, भारत इसे देश नहीं मानता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत जो है चाइना को ही देश मानता है। वन चाइना पॉलिसी के तहत जो है चीन जो है ताइवान को अपना पार्ट मानता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेरिकी अधिकारियों को थी आशंका ट्रंप दे सकते हैं चीन पर हमले के आदेश। जब चुनाव हुआ था अमेरिका में तब ट्रंप साहब हार गए, तो जो अमेरिका के उच्च अधिकारी थे उनको डर था कि ट्रंप साहब कहीं आदेश ना दे दें कि जाके चाइना से युद्ध लड़ लो। ठीक है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि जो अमेरिका के उच्च अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी, वो लगातार जो चाइना के अधिकारी थे उनसे संपर्क में थे। वो बोल रहे थे कि हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, लगातार बोलते रहे कि हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। इससे चाइना एक तरीके से डर गया था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि करने होंगे गजराज, मतलब हाथी को बचाने के उपाय। इस सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है कि सिंगापुर सरकार ने हाथी दांत और उससे बने उत्पादों की बिक्री पर जो है पूरी तरह अब प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन दूसरा पॉइंट में याद रखिएगा कि भारत, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए पहले ही जो हाथी दांत के बने जितने भी उत्पाद थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तीसरा पॉइंट है कि वन जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन द्वारा 18 जनवरी 1990 को जो है हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब 1990 से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी एक तरीके से जो हाथी दांत का सामान बना हुआ था उसका प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि कोई ठोस कानून नहीं बना और ना ही इसे सख्ती से लागू किया गया, जिसके कारण लगातार जो है हाथियों की जो अवैध तस्करी है वो बढ़ती रही, मतलब कि जो अवैध तस्करी है होती रही। उसके बाद है कि जो हाथी हैं, हाथी के कम होने के और भी कारण हैं। तो उसका और कौन सा कारण है, तो उसमें पहला कारण है कि मानव हाथी टकराव हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य जो होता है हाथी को मार देता है। दूसरा है कि कभी बिजली के तार के चपेट में हाथी आ जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। और तीसरा पॉइंट है कि कभी कभार जो है रेलवे के पटरी पर आ जाते हैं जिससे उनकी कट की मौत हो जाती है। उसके बाद चौथा तो अवैध शिकार है ही। अब पाँचवा है कि जो आपके जंगली इलाका में रहते हैं, पहाड़ी इलाका में रहते हैं, तो भूस्खलन होता है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। छठा होता है कि कभी कभार वो बीमार पड़ जाते हैं तो जो वन अधिकारी उन्हें देख नहीं पाते हैं, उसके कारण उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, जो तस्कर लोग होते हैं, याद रखिए, जो तस्कर लोग होते हैं हाथी को गोली मार देते हैं या जहर देकर उसे मार देते हैं और उनका दांत को काट के लेके चले जाते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए प्रयास किया। इसी क्रम में जो भारत सरकार जो है 31 अक्टूबर 2010 को जो है हाथी को जो है राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया। 31 अक्टूबर 2010 को जो है हाथी को जो है राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया। इसमें आपको याद रखना है कि 3 राज्य जो है झारखंड, कर्नाटक, केरल, झारखंड हाथी को जो है राजकीय पशु का दर्जा दे रखा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है देश में हाथी दांत का व्यापार, भारत के अंदर देश में हाथी दांत का व्यापार, उससे निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतिबंधित है। हाथी का शिकार और उसके दांत का व्यापार करने पर जो है देश में आपके 7 साल के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का जो है
आपको आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद है कि बोला जा रहा है कि आगे आर्टिकल में कि अगर जो है सरकार सिर्फ कानून बना देती है, इसे अगर ठोस तरीके से लागू नहीं करती है, तो जो हमारे हाथी हैं उनका लगातार तस्करी होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे जो हाथी हैं, हमारे जो विशाल हाथी हैं वो समाप्त हो जाएंगे, जो हमारे पृथ्वी, हमारे प्रकृति और मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? 1992 में जो है हाथी परियोजना शुरू किया गया था। हाथी एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1992 में, से भी लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कम हुए अपराध। 3,71,503 केस आपके आता है 2020 में महिलाओं और बच्चों के अपराध के खिलाफ, जबकि 2019 में जो आपके आते हैं 4,05,323 केस आपके आते हैं। उसके बाद है कि रोज़ाना दर्ज हुए दुष्कर्म के 77 मामले, जो हमारे देश के लिए बहुत ही धब्बा की बात है कि डेली 77 केस जो आपके रजिस्टर होते हैं दुष्कर्म के। हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ये धब्बा की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे अधिक मामला कहाँ दर्ज होता है, तो सबसे अधिक मामला आपके राजस्थान में दर्ज होता है और उसके बाद दूसरा स्थान पर आपके उत्तर प्रदेश है। उसके बाद है कि रोज़ाना 80 लोगों की हत्या हो जाती है, तो सबसे अधिक जो एक तरीके से इलीगल तरीके से हत्या कहाँ पर होती है, तो उत्तर प्रदेश में होती है। सबसे अधिक हत्या उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। आपके दूसरे नंबर पर कौन है, तो बिहार है, ठीक है, बिहार है दूसरे नंबर पर। उसके बाद सबसे ज़्यादा अपहरण की घटनाएं किस राज्य में होती है, तो सबसे अधिक जो है अपहरण की घटनाएं जो होती है उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। और दूसरा स्थान आपके बंगाल का है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखिए, विराट चौथे और राहुल छठे स्थान पर बरकरार। आईसीसी के द्वारा जो है T20 में रैंकिंग जारी किया गया है। इसमें बल्लेबाजी में पहला स्थान मिला है डेविड मलाल को, ठीक है, डेविड मलाल को इसमें पहला स्थान मिला है। डेविड मलाल किस देश के हैं, तो इंग्लैंड के हैं, जबकि भारत के विराट कोहली को चौथा स्थान और KL राहुल को जो है पहला स्थान मिला है। जो आपकी गेंदबाजी है, गेंदबाजी में भारत के कोई भी गेंदबाज जो है टॉप 10 के अंदर नहीं है T20 रैंकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि आज ही के दिन गांधी जी ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। ये कहाँ पर शुरू किया गया था, तो पुणे के एरबदा जेल में शुरू किया गया था। और किस लिए, भारत में जो है दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था, इसीलिए बाद में जो है गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है, पूना समझौता, इसे बोलते हैं पूना पैक्ट, 1932 में होता है। इसके माध्यम से बोला गया कि जो आपके पिछड़े हुए कास्ट थे, जो दलित थे, उनको 71 सीट दिया जाता था विधानसभा में, अब आपको दिया जाएगा 147 सीट। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में सदन ने जोड़ी सहमति से तलाक की बात, आज ही के दिन जोड़ा गया था। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छा है, इसे पढ़ ही देते हैं कि 1954 में जो है आज ही लोकसभा से अलग अलग धर्म और जाति के लोगों की शादी के लिए बनने वाले स्पेशल मैरिज एक्ट में आपसी सहमति से जो है तलाक की बात जोड़ी गई और 9 अक्टूबर 1954 को जो है इस एक्ट को सदन में से मंजूरी मिल गई और 1 जनवरी 1955 से लागू हो गया। इसे याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है कि गर्म जलवायु से बदले अंगों के आकार, शरीर का तापमान रेगुलेट करने के लिए चोंच, पैर और कान हो रहे हैं लंबे पक्षी के, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि ग्लोबल वार्मिंग थामने के लिए ज़रूरी है जीवाश्म ईंधन का कम हो उत्खनन, ठीक है। वर्ष 2050 तक जो है सालाना 3% कम करना होगा तेल और गैस का उत्पादन, तभी जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान बढ़ने का लक्ष्य हो सकेगा हासिल। उसके बाद है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के नुकसान के साथ फ़ायदे ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नीचे एक खट्टी मीठी खबर आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।